उस क्रूशल मौके पर जब ये तमाम अरकान ऐवान से वॉकआउट करते हुए निकलते जा रहे थे तो मेरे सामने हुकूमती वजीर ने इमरान खान को टेलीफोन किया। मैं उनके चैम्बर में मौजूद था जिस वक्त एमरजेंसी बेसिस पर इमरान खान को ये कॉल मिलाई गई और कहा गया कि फौरी तौर पर बात कराई जाए, कुछ एमरजेंसी है। और जब इमरान खान से कॉल कनेक्ट हुई तो इस सारी सूरत हाल से जो उस वक्त डेवलप हो रही थी इमरान खान को आगाह किया गया। तो बदले में इमरान खान ने जवाब क्या दिया वो ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 जून और दिन है हफ्ते का। कई मरतबा आपको दिन और तारीख बताते हुए मैं भूल जाता हूं और बाज़ औक़ात कमेंट्स में जाके बताना पड़ता है कि माजरत मैं गलती से गलत तारीख बता गया। और मुझे लगता है कि मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोगों की याददाश्त शायद थोड़ी कमज़ोर होगी, लेकिन मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि सबको बड़ा एग्जैक्ट याद है कि किस तारीख को किस वक्त क्या हुआ था। और ये जो सारा FATF वाला मामला चल रहा है उसमें वो कौन सी तारीख थी और वो कौन सा वक्त था जब ये ऑपोजिशन के लोग वॉकआउट करते हुए निकल रहे थे उस अहम तरीन कानून साजी से। और सबकी एक एक की शक्लें याद हैं। और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कईयों के ऊपर तो गोल दायरे भी लगाए हुए कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, सबको सब कुछ याद है। और इमरान खान इतनी जल्दी भूलने भी नहीं देते। तो उनकी केसेट जहाँ पर फंस जाती है, आपको पता ही है वो 34 तरामीम तहरीरी तौर पर जो लिख कर कहा गया, मुझे नहीं पता कौन सी तरामीम है, लेकिन वो उन्होंने इतना कौम को याद करा दिया, सबको पता है कि वो 34 तरामीम के बदले NRO मांगा गया था। उस मौके पर जब ये सारी कानून साजी हो रही थी मैं खुद ऐवान में मौजूद था इस सारी कार्रवाई को कवर करने के लिए। और जब मामला बिगड़ता चला जा रहा था और अपोजिशन के सारे लोग वॉकआउट करते हुए जा रहे थे तो एन उन लम्हात में इमरान खान से एक एमरजेंसी कांटेक्ट हुआ। हुकूमती वज़ीर ने किया और उस कांटेक्ट में कुछ बातचीत हुई, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा रेफरेंस रहे। मैं एक आध व्लॉग में शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये वक्त है कि उसको एक बार फिर से डिस्कस किया जाए। लेकिन उससे पहले और ये FATF वाले सारे मामले पर और ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है और क्रेडिट लेने की दौड़ में क्या क्या बयानबाजी हो रही है, इसके ऊपर बात करनी है मैंने, क्योंकि आज मौका है। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम खबर, अहम डेवलपमेंट ये है कि बनी गाला में कुछ अहम मुलाकातें चल रही हैं। पिछले कुछ 2-3-4 दिनों से कुछ ऐसी शख्सियात इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं जिनके ज़रिए से मामलात को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। नंबर तो ब्लॉक है ही है, अभी तक कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। तो इस सूरत हाल में एक मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़। मैं ख़ुद भी बनी गाला में मौजूद था। कल शाम में एक अहम सोशल मीडिया मीटिंग थी, उसका व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो कल मुलाकात हुई एजाज़ुल हक की, उस मुलाकात में एक ख़ास पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। मेरी ख़ुद भी एजाज़ुल हक साहब से बात हुई और मैंने ये उनसे कन्फर्म किया गया। और जो बड़ी ख़बर है इसमें वो ये कि इस मुलाकात में ये तय पाया है कि मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए या बेहतर बनाने पर इत्तेफाक तय पाया है। एजाज़ुल हक साहब की पर्सनैलिटी या शख्सियत ऐसी है कि वो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के साथ भी। उनके वालिद चूँकि आर्मी चीफ़ रह चुके हैं और मुख्तदर हलकों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से शायद इस वक्त वो मुतहर्रिक हुए हैं। वरना पहले तो ये था कि शायद शेख रशीद पिच के दोनों तरफ खेल सकते हैं, उनको इन किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई टास्क ही नहीं दिया जा रहा या मेरे तक तो ये बात ही नहीं आ रही। तो परवेज़ खट्टक और शाह महमूद कुरैशी तक ये मामला महदूद था, लेकिन अब वहाँ से भी गेम निकल चुकी है। तो अब एजाज़ुल हक की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और इसकी उन्होंने ख़ुद तस्दीक भी कर दी है। मेरी उनसे बात भी हुई है और उन्होंने बताया है कि इस मुलाकात में मुख्तदर हलकों के साथ जो मामलात हैं उनको बेहतर करने पर इत्तेफाक तय पाया है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मामला तभी बेहतर होना है जब नए इंतखाबात की तारीख दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं पाक फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ और भी बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हम इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं कर सकता। लेकिन द मॉरल ऑफ स्टोरी इज़ दिस के इमरान खान साहब ने मुख्तदर हलकों के साथ अपने ताल्लुकात, अगर वो ये क्लेम नहीं करते या बहुत सारे लोग ये नहीं कहते कि ताल्लुकात ख़राब है, लेकिन जो एक बज़ाहिर सूरत हाल है उसमें नज़र आ रही है कुछ चीज़ें कि कुछ डैमेज हुआ है। अब उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए कुछ लोग इन हुए हैं और बर्फ़ पिघलती दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन उसकी एक उम्मीद ज़रूर रोशन हुई है। और ये इमरान खान के लिए, PTI के लिए और PTI कारकुनान के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल कंडीशन एक ही है, मुतालबा एक ही है कि नए इंतखाबात की तारीख, उस सूरत में जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताते रहूँगा।
लेकिन बैक टू द पॉइंट, जो मैंने स्टार्ट में आपसे जिक्र किया, FATF वाला मामला, आप लोग भूले नहीं हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सितंबर की वो तारीख किसी को भी नहीं भूलती जब FATF की कानून साजी के लिए इमरान खान साहब ने बिल पार्लियामेंट लाने का फ़ैसला किया। बड़ा अहम बिल था, हम भी उसकी कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि बेशक डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये चूँकि मुल्की मुफाद का एक मामला है तो अपोजिशन बिला मशरूत इसकी हिमायत कर देगी और ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब अपोजिशन ने इस बिल की हिमायत करने की बजाय वहाँ से पहले शोर शराबा किया, फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी और उन्होंने इस बिल की हिमायत के लिए कोई भी ताउन नहीं किया। अगर उनके पास, अपोजिशन के पास, जो उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत है, उनके पास उस वक्त अददी अक्सरियत होती तो ये आज जो मुबारकबादें दे रहे हैं ये ना दे सकते, जो आज क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ये ना कर सकते। मैंने देखा कि कल से लेके अब तक क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, इस हद तक चले गए हैं क्रेडिट लेने के लिए और मुबारकबादें लेने के लिए। बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं आपको होना चाहिए कि ये जो आखिरी रिपोर्ट जमा कराई गई वो मार्च 2022 तक की जमा कराएगी, जिन बेसिस पर यह फैसला आया। मार्च 2022 के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिन बेसिस पर FATF ने यह फैसला दिया हो या इस नतीजे पर पहुंची हो। तो अप्रैल में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इसलिए मुस्लिम लीग नून तो कम से कम इसका क्रेडिट लेने की दौड़ से 100% बाहर है। और इसकी एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी ने ट्वीट किया हुआ था, ऐसे ही है कि पर्चा जो है वो इमरान खान ने हल किया और उसका रिजल्ट लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गया है। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि इमरान खान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेके। आपने देखा कि जब भी वो किसी आलमी फोरम पर जाते थे वो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू ज़रूर हाईलाइट करते थे। उसकी वजह से एक बयानिया बन गया था रियासत पाकिस्तान का कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं जो आज तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में नामजद हैं, इनके खिलाफ तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात चल रहे हैं, तो किस मुंह से ये क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त आलमी फोरम्स पे होता था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, उसको यहाँ पर बड़ा नापसंदीदा अमल करार दिया जाता था, उसको निगेट किया जाता था और कहा जाता था देखें जी आलमी फोरम पर बैठकर इमरान खान ने क्या बात कर दी, अपने मुल्क की बदनामी कर दी। वो दरअसल बदनामी नहीं थी, वो अपने मुल्क का वो दाग धोया जा रहा था जो पिछले कई अरसों में लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग कर करके और जो भी मामला थे बाकी। और मैं इन चीज़ों को चूँकि विटनेस कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डी ब्लॉक में वहाँ पर बना हुआ है FATF का एक पूरा सेंटर और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जिस वक्त इमरान खान के कहने पर हुकूमती लोगों ने अपोजिशन के साथ रब्ता किया, इन्हें बताया कि ये मुल्की मफाद के लिए इंतहाई अहम तरीन कानून साजी है, खुदा के लिए इसमें हमारा साथ दें। और अपोजिशन का यही कहना था कि आप हमें तहरीरी तौर पर ये सारी चीज़ें लिख दें तो हम आपके साथ हैं, वरना नहीं। तो ये सीधी सीधी एक तरह से ब्लैकमेलिंग थी। उस वक्त इस सारी कानून साजी में मुतहर्रिक एक बहुत ही अहम हुकूमती वज़ीर हैं, वो वहाँ से ऐवान से निकले और फौरी तौर पर अपने चैम्बर में पहुँचे। मैं उनके चैम्बर में पहले से मौजूद था और वहाँ से उन्होंने एमरजेंसी कॉल मिलाई इमरान खान को, और जिन्होंने भी आगे से फ़ोन उठाया उन्हें बताया गया कि डायरेक्ट लाइन जो है वो इमरान खान तक ट्रांसफ़र करें, बहुत अहम और एमरजेंसी बात करनी है। तो मेरे सामने ही उन्होंने ये कॉल मिलाई और जान पहचान अच्छी थी, इसलिए मैं पहले कोशिश की कि चूँकि इमरान खान साहब से रब्ता हो रहा है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, लेकिन चूँकि सहाफ़ती वो एक होता है ना कि ख़बर का पता चले कि ख़बर क्या है, क्या यहाँ से निकल रहा है, जो मैंने बाद में कभी एयर ही नहीं की, वो ये था कि इमरान खान को टेलीफोन करके बताया जा रहा था कि अपोजिशन ने ये मुतालबात रख दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये दस्तखत करके नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते इस बिल के ऊपर। तो अब बताएं कि क्या करना है। तो इमरान खान साहब पैनिक हुए बगैर उन्होंने ये बात की कि इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हम नैब को ताला लगा दें। इसका तो डायरेक्ट मतलब यह है कि नैब को ताला लगा दें। और उन्होंने मेरे सामने ये डायरेक्शन जारी की कि इनकी ब्लैकमेलिंग में किसी सूरत नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिल पास करवाएंगे। और उन्होंने स्टैंड लिया उस वक्त कि कोई नैब की तरमीम या जो ये कह रहे थे कि ये हर नैब की एक तरमीम पर इनका एक बंदा छूटता था। जो 34 तरमीम इन्होंने लिख कर दी थी वो बाद में जब पढ़ी तो पता चला कि हर तरमीम के बदले इनका एक बंदा छूटता है। उस वक्त तो नैब के केसेस भी बहुत थे इनके ऊपर। तो ये हालात हैं कि उस वक्त इतना हाथ पांव बांध कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान उस वक्त इन सारे मामलों से भी निकल आया और उसी के स्टैंड की वजह से ये मुमकिन हो सका कि पाकिस्तान
आज FATF की ग्रे लिस्ट में है तो सही, लेकिन वाइट में आने के लिए ग्रीन सिग्नल ज़रूर मिल गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अक्टूबर में उनका वफ़द पाकिस्तान आएगा तो ये ग्रीन सिग्नल भी मिल जाएगा। अनडाउटेडली इसमें उस वक्त की जो सिविल मिलिट्री रजीम थी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जितना क्रेडिट सिविल गवर्नमेंट को जाता है उतना ही मिलिट्री रजीम को भी जाता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ से भी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला थे उनके हवाले से सिविल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट की गई, और FATF के वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के लिए जो सपोर्ट एजेंसीज़ की या इस्टेब्लिशमेंट की दरकार थी वो उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई। इसलिए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बेहतर होने की वजह से ही ये मामला उस वक्त हल हुआ। आज क्या है क्या नौयत है मैं उसकी डिबेट में नहीं जाता, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि ये क्रेडिट इस सिविल गवर्नमेंट का जो इस वक्त इक़्तिदार में है इसका किसी सूरत नहीं बनता, और इनको तो बल्कि आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, ऐन उन लम्हात में ये ऐवान से वॉकआउट करके जा रहे थे। और हिना रबानी खर साहिबा का तो वो गोल सर्कल में भी देखा जा सकता है कि वो वहाँ से निकल रही थी, और जैसे उन्होंने एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आई वॉज नॉट इन द रूम, तो अब ये सारे अपोजिशन के लोग भी कह सकते हैं कि वी वर नॉट इन द सेशन। जिस सेशन में ये बिल पास हुआ हम उस सेशन में नहीं थे, लेकिन इखलाकी जुर्रत भी नहीं है, ज़रा सी शर्म भी नहीं है कि ये आके कह सके, और डिटाई इतनी कि इसका क्रेडिट लेते हैं। आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, असद उमर भी चेयर कर रहे हैं। कल का एहतजाज एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है मुल्क भर में, उसकी तैयारियों के लिए, और बताया गया है कि भरपूर किस्म का एहतजाज होगा इस्लामाबाद के F9 पार्क में, लाहौर के शायद लिबर्टी चौक में या समवेयर एल्स ये एहतजाज की कॉल दी गई है। कराची में, पेशावर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में और बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं सब जगह पर, छोटे बड़े तमाम शहरों में ये एहतजाज होगा। अगर आप लोग समझते हैं कि इस हुकूमत के आने से आपकी ज़िंदगी में आसानी आई है तो AC लगाएं, TV देखें और TV पर इस एहतजाज को एंजॉय करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किल आई है तो आप लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं। पुरअमन एहतजाज और राइट टू स्पीक आपका बुनियादी हक़ है, इस हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करें इससे पहले कि देर हो जाए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।